हाँ, कुछ लोग इक्का दुक्का लोग रिटर्न हो रहे हैं। इसका मतलब दर्शन वहाँ पर शुरू हो चुके हैं, लोग दर्शन करके वापस आना शुरू हो चुके हैं। तो उससे अगर कुछ ही लोगों से बात हो जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केदारनाथ धाम में। यहाँ के बारे में मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको यहाँ की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में पहले से पता है तो आप अपनी यात्रा को अच्छे से प्री प्लान करके यहाँ आ सकते हैं। अगर बिना प्लान किए यात्रा करेंगे तो आपको बहुत सी दिक्कत हो सकती है। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी केदारनाथ यात्रा सस्ते में और आसानी से हो जाए। मैं आपको केदारनाथ जी यात्रा की संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। साथ ही मैं आपको केदारनाथ यात्रा करने का सबसे सस्ता और आसान तरीका बताऊंगा। जाने से पहले ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। बाबा केदार के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है हरिद्वार या ऋषिकेश से, लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड सरकार की इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, चाहे तो साइबर कैफे से करवा सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन हरिद्वार या ऋषिकेश में भी करवा सकते हैं, लेकिन पंजीकरण करवा कर ही यात्रा पर आइएगा। इसका क्या फायदा होगा वो आपको आगे इस वीडियो में मालूम चलेगा। हरिद्वार से केदारनाथ धाम जाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका, आप कैब ले लीजिए। हो सकता है कि आपको ये तरीका महंगा लगे। दूसरा तरीका है शेयर टैक्सी। हरिद्वार ऋषिकेश से केदारनाथ धाम के लिए शेयर टैक्सी चलती है। यात्रा सीजन में हरिद्वार बस स्टैंड के पास से ही और ऋषिकेश में तपोवन से डायरेक्ट शेयर टैक्सी चलती है केदारनाथ धाम के लिए। करीब 1000 से 1200 रुपए के आसपास किराया रहता है। और सबसे सस्ता तरीका बताऊं? सबसे सस्ता तरीका है तीसरा तरीका, जो है बस। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही जगह से डायरेक्ट बस मिल जाती है केदारनाथ धाम के लिए। जो बस हरिद्वार से चलती है वही बस ऋषिकेश होते हुए केदारनाथ धाम जाती है। बस का किराया 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए रहता है। सुबह 5 बजे से बस चलना शुरू हो जाती है, जो 7 बजे तक चलती है। इस बीच में 5 से 6 बस हैं। केदारनाथ धाम पहुँचने का सबसे सस्ता तरीका है ये बस। सुबह 5 बजे चलने वाली बस शाम को 4 बजे केदारनाथ धाम के शुरुआती पड़ाव सोनप्रयाग या सीतापुर तक पहुंच जाती है। ये जो बस स्टैंड आप देख रहे हैं ये सोनप्रयाग का बस स्टैंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर रुकती हैं वो सारी बसेस जो हरिद्वार ऋषिकेश से केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम के लिए जा रही हैं। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट कह लीजिए या लंच कह लीजिए, उसके लिए बस रुकती है। और यहाँ पर बहुत सारे ढाबे हैं लाइन से। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर देवप्रयाग है। एक चौथा तरीका और भी है, आप अपनी कार या बाइक से आ सकते हैं। बाइक का तो ठीक है, लेकिन कार लेकर जाएंगे तो मई और जून के भारी सीजन में आपको भयंकर ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। सीतापुर और सोनप्रयाग दोनों ही जगह की बड़ी बड़ी कार पार्किंग फुल हो जाती हैं। रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। और ये सब एक बार नहीं, हर साल मई और जून में रोजाना होता है। वीकेंड पर तो भयंकर भीड़ हो जाती है। वीकेंड पर अपनी कार लेकर जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर और सोच समझ कर जाइएगा। अब कार लेकर आ ही गए हैं तो पार्किंग शुल्क भी बता देता हूँ। एक दिन का करीब 150 से 200 रुपए कार का लगने वाला है। अब आप कितने दिन पार्किंग में कार खड़ी रखेंगे वो आपको देखना होगा। हरिद्वार ऋषिकेश से केदारनाथ धाम के लिए इस रोड ट्रिप में हम सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। सोनप्रयाग ही अंतिम पड़ाव है, जहां तक हम कार से, बाइक से, बस से, टैक्सी से, कैब से आ सकते हैं। इसके बाद हमारा कोई भी वाहन आगे नहीं जा पाएगा। हालांकि अब भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा होने लगी है कि सोनप्रयाग तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। सोनप्रयाग से थोड़ा पहले मौजूद है सीतापुर, वहीं तक बस और गाड़ियां आती हैं। वहीं पर एक बड़ी सी पार्किंग बनी हुई है, वहीं सारी गाड़ी पार्किंग में लगा दी जाती हैं। वहां से थोड़ा पैदल चलकर लोग सोनप्रयाग पहुंचते हैं। यहाँ तक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, ये सारी जानकारी इकट्ठा करने में। बाबा केदार के भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री केदार जरूर लिखिएगा। अब बात आती है रुकने की। सोनप्रयाग तो पहुंच गए, लेकिन रुके कहाँ, कितना खर्चा उसमें हो सकता है, रुकने के लिए बेस्ट जगह कौन सी हो सकती है। सोनप्रयाग में कुछ होटल और गेस्ट हाउस मौजूद हैं। वहीं सीतापुर में भी काफी सारे होटल मौजूद हैं। इनमें एक रात के नाइट स्टे की बात करें तो कुछ भी निश्चित नहीं है। भीड़ भाड़ ज्यादा होती है तो रेट बढ़ा दिया जाता है, भीड़ कम होती है तो रेट कम हो जाता है। एक डबल बेड रूम का किराया एक रात का यहाँ पर 1500-2000 से शुरू होता है, जो 5000, 6000 या कभी कभी 8000 तक भी जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि निश्चित नहीं है, भीड़ ज्यादा होती है तो रेट बढ़ा दिया जाता है।
नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में वीकेंड पर रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा मई जून के महीने में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो होटल का रेट भी ज़्यादा रहता है। जुलाई अगस्त में रेट थोड़ा कम हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ डॉर्मेट्री भी है जिसमें एक व्यक्ति से एक रात का 600 रुपए के आसपास लिए जाते हैं। तो ये बात हुई सोनप्रिया के सीतापुर में रुकने की। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको घूमने का शौक है लेकिन आप टूर प्लान नहीं बना पा रहे हैं या वहाँ के बजट और बेस्ट होटल की जानकारी नहीं है, कैब टैक्सी की जानकारी नहीं है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.msvlogger.in। इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। जिस भी जगह आपको घूमने जाना है वहाँ की ई बुक ले लीजिए। इस ई बुक में वहाँ की आइटनरी होगी, कैसे कैसे आपको किस दिन कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे जाना है, पूरी जानकारी दी गई है। कहाँ कहाँ आपको घूमना है, साथ ही वहाँ के बेस्ट और बजट होटल की भी जानकारी दी गई है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बुक कर सकते हो। इसके अलावा कैब, टैक्सी सर्विस, इन सब की भी पूरी जानकारी और उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप आराम से अपना टूर प्लान कर सकते हैं। तो है ना कमाल की चीज। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक कीजिए और जहाँ भी आपको घूमने जाना है वहाँ की ई बुक खरीद लीजिए। बहुत कम प्राइस में आपको ई बुक मिल जाएगी आपके फोन में। अब आपके पास टूर आइटनरी भी है, टूर प्लान भी है, बहुत सारे होटल के कॉन्टैक्ट नंबर भी है, टैक्सी कैब के कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अब आराम से घूमने का प्लान बना लीजिए। अब मैं आपको आगे की यात्रा के बारे में जानकारी देता हूँ। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन उन लोगों की है जो यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा कर आए हैं, लेकिन यहाँ सोनप्रयाग में इनका यात्रा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसमें काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए यहाँ आ चुके हैं, इसलिए सोनप्रयाग में वेरिफिकेशन काउंटर बनाया गया है। ये लाइन सोनप्रयाग से शुरू हुई है और सोनप्रयाग बस स्टैंड के पास कार पार्किंग तक लगी हुई है। मई का महीना है, इसलिए ज्यादा भीड़ भाड़ है। यात्रा पंजीकरण वेरिफिकेशन करने के बाद एक और दूसरी लाइन लगी हुई है, और ये लाइन उन लोगों की है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी है 5 किलोमीटर। जाने के लिए यहाँ की लोकल बोलेरो चलती है। लाइन लगी हुई है, हालांकि काफी सारी बोलेरो लगातार चलती रहती है, लेकिन भीड़ भाड़ ज्यादा है तो नंबर आने में थोड़ा तो समय यहाँ लगने वाला है। किराए की बात करूँ तो एक व्यक्ति का 50 रुपए किराया रहता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का और रिटर्न का भी इतना ही किराया रहता है। अब इन दोनों लाइन में कितना समय लगने वाला है ये तो कह पाना मुश्किल होगा। बाकी आप किस दिन आएंगे, किस महीने में आएंगे, उस समय कितनी भीड़ रहेगी ये तो तभी पता चलेगा। ये नज़ारे मई महीने के हैं। 5 किलोमीटर के सफर को करने में करीब 20 से 25 मिनट लगते हैं और हम पहुंच गए गौरीकुंड। गौरीकुंड वो जगह है जहाँ से श्री बाबा केदारनाथ धाम की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। कहने के लिए 16 किलोमीटर है, सच बताऊं तो 20 किलोमीटर से कम नहीं है ये यात्रा। ये जो शहर आप देख रहे हैं ये गौरीकुंड है। यहाँ पर गर्म पानी का कुंड मौजूद है। आने वाले सैकड़ों हजारों श्रद्धालु गौरीकुंड में पहले स्नान करते हैं, उसके बाद यात्रा पर जाते हैं। सबकी अपनी श्रद्धा है, कुछ लोग सीधे निकल जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा को कैसे करना है, कैसे आप आसानी से इस यात्रा को कर सकते हैं। केदारनाथ जी की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा को करने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका हेलीकॉप्टर। अगर आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो आपको गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर कहीं भी आने की जरूरत नहीं है। केदारनाथ धाम के लिए जो हेलीकॉप्टर चलते हैं वो गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से चलते हैं। ये 3 जगह हेलीपैड है। आपका टिकट जिस हेलीपैड से आपको वहां पहुंचना होगा। आपको सीतापुर, सोनप्रयाग या गौरीकुंड आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि टिकट कहाँ से बुक करें। टिकट आपको हेली सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करना होगा। किसी दूसरे एजेंट के चक्कर में आपको नहीं जाना है। किराया गुप्तकाशी से 8,532 रुपए है इस बार, फाटा से 6,062 रुपए है और सिरसी से 6,066 रुपए है। ये राउंड ट्रिप में है, जाना भी और वापस आना भी। दूसरा तरीका है घोड़ा खच्चर। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम बेस कैंप तक खच्चर का किराया इस बार 3200 रुपए है, जिसमें जीएसटी इंक्लूड रहती है। आप गौरीकुंड में मौजूद खच्चर बुकिंग काउंटर से बुकिंग करके ही खच्चर लें। कोशिश कीजिए कि आप खच्चर वाले का आईडी कार्ड भी अपने साथ रखें। तीसरा तरीका है पालकी से यात्रा। पालकी के किराए की बात करूं तो करीब 8 से 10,000 रुपए लग जाते हैं एक व्यक्ति के। चौथा तरीका है कंडी से यात्रा। ये ऑप्शन आमतौर पर बच्चों के लिए रहता है, या फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है वो आप यात्रा में ले जाना चाहते हैं तो कंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडी का किराया करीब 4 से 5,000 रुपए रहता है एक साइड से। पांचवा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका और सबसे सस्ता तरीका
वो है पैदल यात्रा। केदारनाथ धाम यात्रा का असली आनंद पैदल यात्रा में है। 16 किलोमीटर या कह लीजिए 20 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा में आप खूबसूरत हिमालय पर्वत के खूबसूरत प्राकृतिक नजारों को करीब से देखेंगे। आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, जहां मन हो वहां बैठ सकते हैं, जहां मन हो वहां खड़े होकर फोटो क्लिक कर सकते हैं, जहां मन हो वहां रुक कर खान पान कर सकते हैं। तो पैदल यात्रा का आनंद सबसे शानदार रहता है। हालांकि 8 से 10 घंटे का समय भी लग जाता है। बाकी निर्भर करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। अगर आप यात्रा के शुरुआती दिनों में आएंगे तो आपको रास्ते में कई जगह पर खूबसूरत बर्फ के पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे, बड़े बड़े ग्लेशियर देखने के लिए मिलेंगे। इन ग्लेशियर के बीच से होकर आप निकलेंगे तो ये पैदल यात्रा बहुत खूबसूरत रहने वाली है। कुछ जगहों पर खूबसूरत वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं तो आने वाले सभी श्रद्धालुओं से यही अपील करूंगा कि आप पैदल यात्रा करें, लेकिन किन लोगों को पैदल यात्रा नहीं करनी है ये भी जान लेते हैं। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज या अस्थमा के पेशेंट हैं, सीनियर सिटीजन हैं, चलने में आपको तकलीफ होती है तो आप पैदल यात्रा न करें। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे पैदल यात्रा करने से बचें, क्योंकि काफी कठिन चढ़ाई है केदारनाथ धाम की। ऑलमोस्ट पूरे रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये केदारनाथ धाम बेस कैंप है। अगर आप घोड़े, खच्चर, पालकी या कंडी से आते हैं तो यहीं पर आपको वो छोड़ेंगे। अगर आपको केदारनाथ धाम में एक रात बितानी है तो सबसे पहले आप केदारनाथ पहुंचने के बाद आपके रुकने का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर होटल कैंप बहुत कम है। रुकने के लिए यहाँ पर काफी परेशानी का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ जाता है। अब आप ये नज़ारा देखिए, किस तरह से बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। यहाँ काफी सारे कैंप मौजूद हैं और ये जगह केदारनाथ बेस कैंप है। यहाँ पर आप कैंप में रुक सकते हैं, जिसमें स्लीपिंग बैग दिया जाता है और एक व्यक्ति का 900 रुपए लिए जाते हैं एक रात के लिए। इसी तरह के कई सारे कैंप यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि आसपास में कुछ कॉटेज भी हैं जिसमें रूम की सुविधा भी मिल जाती है, लेकिन उनका किराया काफी ज्यादा है। पहले से ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है तो ऑन द स्पॉट मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये कैंप भी ऑन द स्पॉट मिल पाना काफी मुश्किल भरा होता है। कॉटेज की बात करें तो उनमें साथ में वॉशरूम भी मिलता है, लेकिन कैंप में अपना कोई वॉशरूम नहीं है। उसके लिए यहाँ पर अलग से कई सारे सार्वजनिक शौचालय जगह जगह बनाए गए हैं। तो यह है बेस कैंप, यहाँ आप रुक सकते हैं। यहाँ से मुख्य केदारनाथ मंदिर की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। इस 1.5 किलोमीटर के बीच रास्ते में एक हेलीपैड भी मौजूद है। अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो आप यहाँ तक आएंगे। उसके आगे करीब 500-600 मीटर आपको पैदल ही जाना होगा। इस रास्ते में कुछ दूसरे होटल और धर्मशालाएं भी बनी हुई है, जैसे गुजरात भवन, उत्तर प्रदेश भवन, मेरठ भवन। इस तरह से कई सारी धर्मशालाएं हैं। अगर आपकी वहाँ पर बात हो जाती है तो रुकने की, तो वहाँ भी आप रुक सकते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि ऑन द स्पॉट इन सब जगह पर रूम मिल पाना काफी कठिन हो जाता है। पहले से अगर बुक हो जाए तो आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। इसलिए जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपको कोई भी टूर प्लान करना है, चारों धाम का करना है या कहीं और का भी करना है, तो आप हमारी वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। वहां से उस जगह की ई बुक परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। वहां के बजट होटल से लेकर बेस्ट होटल तक की कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है। आप डायरेक्ट उनसे बात करके होटल बुक कर सकते हैं। साथ ही कैब सर्विस, टैक्सी सर्विस, इन सब की भी पूरी जानकारी उसमें मौजूद है। आप डायरेक्ट उनसे बात करके कैब, होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस सब कुछ बुक कर सकते हैं और अपना टूर प्लान बना सकते हैं। साथ ही आपको उसमें आइटनरी दी जाएगी कि किस दिन आपको कहां कहां घूमना है, कैसे घूमना है, कैसे यात्रा करनी है। तो यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक कीजिए, ई बुक परचेज कीजिए। बहुत कम प्राइस में आपको घर बैठे ई बुक मिल जाएगी और आपकी यात्रा बहुत आसान। अब मैं आपको बताता हूँ कि केदारनाथ धाम आने के बाद दर्शन कैसे करें कि कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले तो आप ये लाइन देखिए, ये लाइन बेस कैंप तक लगी हुई है। तो अगर इस तरह से दर्शन करने लगे तो पूरा दिन लग जाएगा, नंबर आना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बार केदारनाथ धाम में ये व्यवस्था की गई है कि रजिस्ट्रेशन दिखाकर एक टोकन दिया जाएगा। अब उस टोकन पर एक समय लिखा होगा, उस समय के हिसाब से ही लोगों को दर्शन करने जाना होगा। तो जाहिर सी बात है कि भीड़ कम हो सकती है। अब ये कितना काम करेगा कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके अलावा एक और बेस्ट तरीका है दर्शन करने का। जिस दिन आप शाम में केदारनाथ धाम पहुँचते हैं, उसी दिन शाम के वक्त या रात के वक्त आप दर्शन करने चले जाइए। मंदिर करीब रात में 8 बजे तक खुला रहता है। उस समय दर्शन अच्छे हो जाते हैं। सुबह में अगर दर्शन करने की सोचेंगे तो फिर से वही बड़ी लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। रात के समय दर्शन अच्छे हो जाते हैं। शाम को 6 बजे यहाँ पर आरती का भी आयोजन होता है। उस समय भी सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आरती के समय पूरी केदार घाटी हर हर महादेव, जय श्री केदार के जयकारों से गूंज उठती है। आप भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री केदार,
जरूर लिखिएगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। केदारनाथ धाम में खान पान की बात करें तो यहाँ आसपास में कुछ छोटे छोटे ढाबे और फूड पॉइंट बने हुए हैं जहाँ आपको बहुत साधारण खाना मिल जाएगा। इसके अलावा चाय, कॉफी, मैगी के स्टॉल भी जगह जगह मौजूद हैं। पैदल यात्रा के दौरान भी इस तरह के फूड पॉइंट बने हुए हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के भी 2 रेस्टोरेंट यहाँ पर मौजूद हैं। अगले दिन आप केदार घाटी के आसपास की दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं। उसमें से एक है मंदिर के ठीक पीछे मौजूद भीमशिला। यह भीमशिला भी अब बहुत ज्यादा पूजनीय है। इस भीमशिला ने ही केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी 2013 की भीषण आपदा के दौरान। 2013 में जो आपदा आई थी वो बहुत खतरनाक आपदा थी। उस आपदा में क्या हुआ, कैसे वो आपदा आई, वहाँ की उस समय की लाइव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि केदारनाथ धाम में 2013 की भीषण आपदा में क्या हुआ था। इस जगह से ठीक पीछे जाते हैं तो वहाँ मौजूद है आदि शंकराचार्य जी की समाधि। लेकिन उससे पहले चारों तरफ बर्फ का खूबसूरत नजारा देखने के लिए मिलता है। लोग यहाँ बर्फ में खेल रहे हैं। सभी जगह दर्शन करने के बाद आदि शंकराचार्य समाधि के भी दर्शन जरूर करने चाहिए। लेकिन एक जगह अभी भी बाकी है, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। केदारनाथ मंदिर के बाईं ओर से ही एक रास्ता बाबा भैरवनाथ मंदिर तक जाता है। थोड़ा सा पैदल चलकर मंदिर तक पहुंच जाएंगे। मंदाकिनी नदी पर खूबसूरत पुल बना हुआ है। बहुत सुंदर नजारा देखने के लिए मिलता है। पैदल यात्रा के बाद जैसे ही हम भैरव मंदिर पहुंचे, वहां से भी केदार घाटी का हमें खूबसूरत अद्भुत नजारा देखने के लिए मिला। कहते हैं कि केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद हमें यहाँ भैरव बाबा के दर्शन भी जरूर करने चाहिए, तभी यात्रा पूरी होती है। इसलिए हम भी भैरव बाबा के दर्शन करने आ पहुंचे हैं। इन सभी जगह पर दर्शन के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। अब हम वापस यहाँ से नीचे गौरीकुंड जाएंगे। अगर सुबह के 10 या 11 बजे भी हम पैदल गौरीकुंड के लिए निकलना शुरू करें तो शाम को आराम से 4-5 बजे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि नीचे उतरना काफी आसान रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप आते हैं तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, नंगे पैर पैदल यात्रा ना करें। शूज पहनकर पैदल यात्रा करें। पैरों के नाखून जरूर काट लें, वरना नीचे उतरते वक्त ना आपको काफी दिक्कतें हो सकती हैं। नीचे गौरीकुंड आने के बाद वहाँ से सोनप्रयाग की शेयर टैक्सी आसानी से मिल जाती है। एक रात सोनप्रयाग या सीतापुर रुकेंगे, उसके नेक्स्ट डे सुबह में वापस जाने के लिए बस, कैब, शेयर टैक्सी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये होती है केदारनाथ धाम की यात्रा। लेकिन इस यात्रा को करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आप भी केदारनाथ यात्रा पर आना चाहते हैं, किसी भी मौसम में आए, आप गर्म कपड़े साथ लेकर आइएगा। मेडिसिन किट भी रख सकते हैं। पैदल यात्रा के दौरान खाने पीने के लिए कुछ रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि रास्ते में मिलने वाला खाना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। केदारनाथ धाम के मौसम के बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो साथ में रेनकोट लेकर आते हैं। हालांकि यहाँ की दुकानों पर भी रेनकोट मिल जाता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है। अगर आपके पास रेनकोट है तो साथ रख लीजिए, हो सकता है कि आपको भी जरूरत पड़ जाए। यात्रा पंजीकरण कराकर तो जरूर ही आना होगा, वरना आपको दर्शन करने में दिक्कत हो सकती है। एक और बात, वीकेंड पर टूर प्लान करने से पहले सोच समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ वीकेंड पर हो जाती है। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो केदारनाथ धाम में सभी मोबाइल सिम चल रहे हैं। अब तो रास्ते में कई जगह पर फ्री वाईफाई भी मौजूद है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में भी एटीएम की सुविधा मौजूद है। सोनप्रयाग, सीतापुर में भी एटीएम की सुविधा मौजूद है। अगर आपको कैश निकालना है तो आप सोनप्रयाग, सीतापुर और केदारनाथ धाम में भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है बजट की। अगर आपको केदारनाथ धाम यात्रा बजट में करनी है, सस्ते में करनी है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कीजिए। जैसे जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक ट्रेन से आइए, उसके बाद बस या शेयर टैक्सी से यात्रा कर लीजिए। 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा को पैदल ही करिएगा, फ्री में हो जाएगी और नज़ारे तो आप साथ में देखेंगे ही। रुकने की खर्चे की बात करें तो ये खर्चा यहाँ पर आपके ट्रांसपोर्ट से भी ज्यादा महंगा हो सकता है। भीड़ के हिसाब से यहाँ लोग अपने रूम का किराया बढ़ा देते हैं। पर पर्सन एक रात का करीब 1000 से 1500 तक लग जाता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा। फूड के ऑप्शन तो यहाँ पर लिमिटेड ही है, वही आपको खाना होगा। इन सब चीजों को अगर आप अपनाते हैं तो आपकी यात्रा बजट में हो जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, ये सारी डिटेल इकट्ठा करने में। तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आपकी कोई राय है, कोई एडवाइस है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई सवाल है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे भी ऐसी ही अलग अलग जगह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री केदार जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।